केरल में गवर्नमेंट को चेंज कर देता, उसके कारण आपका चेंज होता गया सिनारियो। तो वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई हमें क्यों चाहिए वन नेशन वन पोल, व्हाट इज आइडिया बिहाइंड इट। तो इसमें हम सबसे पहले कहेंगे कि फोकस्ड गवर्नेंस होती है, बिकॉज अभी देखें कि हमारे जो पीएम हैं, होम मिनिस्टर्स हैं, वो सब अभी रैलीज में, अभी जैसे 3 स्टेट्स के आने वाले हैं, उन सब में रैलीज में जाते हैं, डेफिनेटली आपकी गवर्नेंस होगी, क्योंकि हायर डिसीजंस उन्हें वही लेते हैं, काफ़ी एग्जीक्यूटिव उनके साथ रहते हैं। तो इसके कारण आपकी फोकस्ड गवर्नेंस नहीं रहती है, और साथ में उन स्टेट के सीएम तो आपके हैं ही उन जगहों पे। टू सेव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंसेस, to increase participation in elections. Various bodies like ADR have said that maybe it is a maybe ADR have said that one nation one poll will increase the participation of election, as the voter have to vote once in 5 years, can pull a stop to high election promises. Every party, whether it be Congress, BJP, or any rural party, everybody is promising such high कि 3,000 cash incentive, 6,000, 8,000, whatever be the price. So these are high fiscal cost for the government. Deployment of security forces, as it will be reduced, as it will be required only once in 5 years and not every 3 months or 6 months. How it can be done? What will be the changes needed? The required changes in the आपका ये है आपका representation of people act में changes चाहिए होंगे। कंसेंसस बिल्डिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, मान लो कि भाई किसी स्टेट का इलेक्शन अभी 6 मंथ के अंदर एंड होने वाले, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का 6 मंथ में एंड होने वाला है, लेकिन अगर मैं वन नेशन वन इलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसकी टर्म को पहले लेके आऊँ एंड करने के लिए, या बाद में करूँ? ये सब आपको उस पार्टी से बात करके कंसेंसस बिल्ड करना होगा, तभी आप इस चीज़ को फॉलो अप कर पाओगे। बाय व्हेन, अभी जैसे डिस्कस किया कि भाई सबसे पहले आपको लीगल चैलेंजेस जैसे आरपीए हो गया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इनके अंदर आपने वही चेंजेस करने होंगे जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चाहिए। पॉलिटिकल चेंजेस मैंने बता दिया कि आपको कंसेंसस बिल्डिंग करनी होगी यहाँ पे। लॉजिस्टिकल चैलेंज एज द साइटेड बाय द ईसीआई कि भाई हमें वीपीवी पैट हो गया और इतने ही नंबर, क्योंकि हमें मशीन से एकदम से बात ज़्यादा चाहिएगी ना। अब अभी तक तो ये है कि भाई इंडिया में मान लो कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, वेदर इट बी कर्नाटक, राजस्थान, और अगर दोनों में अलग अलग टाइम पे इलेक्शन है, तो मैं यहाँ से वीवीपैट यहाँ पहुँचा दी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा दी, तो ऐसे सिंक होता रहता था। बट अब दोनों जगहों पे एक साथ चाहिए ये मशीनें, इसीलिए इन्होंने ईसीआई ने 1 साल का टाइम पीरियड मांगा है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई कैन बी मोर क्वेश्चन टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन टू 4%। अभी आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, वो आपको खाली याद रखना है कि आपके कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। अब इसमें जो बात कह रहे हैं कि भाई ए मोर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो खाली ये है, ये खाली आपका मेंस के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, इसका प्रीलिम से कुछ नाता नहीं है। मेंस के पॉइंट में ये है कि भाई अगर मैं एकदम से आपकी इन्फ्लेशन को कम आ जाए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन कैसे आएगी? सबसे पहले कि भाई मैंने रेपो रेट को कम कर दिया या बढ़ा दिया। अगर रेपो रेट को मैं कम कर दूंगा तो पैसा सबके पास ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं रेपो रेट को बढ़ाऊंगा तो रुपया कम होगा, तो इन्फ्लेशन आपकी क्या हो जाएगी? अगर रेपो रेट को बढ़ाते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाती है। ओके, व्हाट इज एमपीसी सेक्शन? आपको सबसे पहले ऑब्वियस बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है व्हाट इज एमपीसी। तो सेक्शन 45 जेड, इसके तहत ये हमारे अमेंडमेंट करके लगाया था 2016 में, उसी से आया है ये। तो एमपीसी जो है वो आरपीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 45 जेड में है, जो कि 2016 अमेंडमेंट है था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका?
मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, कि हमें ग्रोथ भी बनाए रखनी है और प्राइस स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये दोनों चीज़ें जरूर मेंशन करनी है। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, रिप्रेजेंटेशन इन एमपीएससी की कितने उसके मेंबर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स इस प्रकार से, आरबीआई के 3 होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो तुम अगर बिगनर हो तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक ही चीज है, बट एक्चुअल में एक चीज नहीं है। आरबीआई आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस बॉडी जितने भी गवर्नमेंट के होते हैं उनके पास अपना खुद का राइट है कि भाई वो किस मेंबर को लाना लेना चाहें या किसको हटाना चाहें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पे कोई से नहीं होती है। तो आरबीआई के 3 मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई के जो 3 है वो आपका गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर है, और एक आरबीआई जिसको नॉमिनेट करता है। गवर्नर ऑफ इंडिया के तीन अपॉइंटेड है। और इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, जो आपके मतलब कि इस टाइम पे शशिकांत दास है, वही आपके इस गवर्नर जो वही आपके चेयरपर्सन होते हैं। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इन्फ्लेशन मेजरमेंट का कौन सा टूल यूज करते हैं। अभी जैसे तो इंडिया में काफी टूल हैं, सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, या फिर मैं कहूँ कि जीडीपी। तो इनमें से कौन सा यूज होता है, तो इसमें आपका जो टूल यूज होता है वो सीपीआई होता है, बाई नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला सीपीआई कंबाइंड। और ये किस चेंज को देखता है, रिटेल चेंजेस इन प्राइसेस। जो आप और मैं जब शॉप से सामान खरीदने जाते हैं, अगर उसके प्राइसेस बढ़े हैं या घटे हैं, चाहे वो मिल्क हो, शॉप हो, तो वो जो प्राइस जो हमें फील हो रहा है एज ए कंज्यूमर, उसी को हम रिटेल प्राइसेस कहते हैं। जो होलसेल प्राइसेस होते हैं, जो डब्ल्यूपीआई में आता है, वो कौन रिलीज करता है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपके एमएसओ रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आता है। और इसका सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। वो होलसेल में सर्विसेज काउंट नहीं होती, और होलसेल में जो आप और मैं जहाँ पे नहीं खरीदते हैं वो रिटेल होता है। होलसेल जहाँ से वो दुकानदार जो आपका शॉप वाला है वहां से जो खरीदता है वो आपका होलसेल होगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में गए, तो आप मेरे को बताइए, जैसे कि आप क्रोमा में गए, और क्रोमा से मान लो कि आपने एक वॉशिंग मशीन ले लिया, तो आपने जो लिया है क्या वो रिटेल पे है या आप होलसेल में, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। एनीवे अब जहाँ पर भी हो, वो आप हमेशा रिटेल ही रहेंगे। जहाँ से क्रोमा बाई कर रहा है वो होलसेल होगा। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट रह जाती है कि होलसेल में आपकी सर्विसेज काउंट नहीं होती हैं। जैसे कि सर्विसेज मतलब कि भाई कोई एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपकी कोई एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं, स्पोर्ट्स की हैं, ये सब आपकी डब्ल्यूपीआई में काउंट नहीं होती हैं। दोनों का बेस ईयर अभी के टाइम पे 2012 ही है। टारगेट ऑफ एमपीसी की आपको इन्फ्लेशन कितने में रखना है, तो अगर मैं इसको इस लाइन पे समझाऊं तो मान लो कि 2%, 4%, 6%, तो 4% के प्लस या माइनस 2% के, वही है कि ये सीपीआई की लाइन है, प्लस या माइनस 2%। कि भाई हमें 2% एक्सेप्टेबल है, हमें 6% एक्सेप्टेबल। इससे अगर ज़्यादा जाता है तो एमपीसी को गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि भाई ये किन कारणों से बढ़ा है, जो कि कारण अनसीन थे या चैलेंज थे, और व्हाट आर द पॉइंट्स टेकन बाय द एमपीसी टू रिमूव दिस हर्डल, टू कीप टू लिमिट इट टू 2% to 6% ब्रैकेट। अब यहाँ पर एक छोटी न्यूज़ हुई थी, जो कि नोट से इम्पोर्टेंट है बट आ सकता है पेपर में। व्हाट इज एनसीईएल? आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब भी इनको इनसिक्योरिटी होती है
insecurity of food prices rising. अब देखिएगा ड्यू टू वॉर होता है मोस्टली। अब ये जो न्यूज़ है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें पता चला कि भाई नॉन बासमती राइस को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन नॉट एज ए रिटेलर, ओनली थ्रू एनसीईएल। अब एनसीईएल जो है वो क्या है, सबसे पहले तो हमें कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट से 2023 में ही बनी एक बॉडी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत। इसका जो चीफ प्रोमोटर है वो आपका गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि भाई वाई बैन, यार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी तो मेरे पास पैसा कमाने का है। एग्रीकल्चर जब किसी के भी प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे ऑयल के प्राइसेस जब बढ़े तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने काफ़ी पैसा बनाया, जिसको हम विंडफॉल टैक्स के बाद हम कान पड़ते हैं। तो वाई नॉट फार्मर्स, कि जब भी फार्मर को किसी चीज़ में प्रॉफिट होने लगता है या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो आप उसके एक्सपोर्ट को बैन कर देते हैं। वाई? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ इज इनसिक्योर अबाउट फूड सिक्योरिटी ड्यू टू वॉर। अभी जो है आपका रशिया यूक्रेन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि इम्पोर्टेंट रीजन है। अब इस न्यूज़ में इससे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जा सकता है वो नहीं है, बट हाँ आप इस पॉइंट को और जगह भी मेंशन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्राइस राइज को हमेशा जो आपका फार्मर है उसको ही कॉस्ट पे करना पड़ता है, कॉस्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है डबलिंग फार्मर्स इनकम, या फिर आपको कहे कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसकी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप इसमें ये क्वेश्चन आंसर में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो वो ये लेके आएंगे, एवरी गवर्नमेंट ट्राई टू यूज फार्मर एज ए पॉलिटिकल टूल। और वो टूल है आपका कि उनके एक्सपोर्ट्स को बैन कर देना, एमएसपी प्राइसेस को 10% 5% ईच ईयर बढ़ाना, बट A2+FL को नहीं लेके आना। ये सब आपके पॉइंट्स हैं जो कि वहाँ मेंशन होने चाहिए। अभी राजस्थान में हुआ क्या कि राजस्थान इज एन इम्पोर्टेंट कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया एज वी नो। तो सबसे पहले तो आपको एक जो छोटा पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कॉटन इंडिया का हाईएस्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान नहीं है, गुजरात है। ओके, अब लेकिन इम्पोर्टेंट बेल्ट आपके राजस्थान भी है। तो जो डिजीजेज रहती हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में वो हमेशा यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। तो इस केस में हमारे पास है जो डिजीज का नाम पिंक बॉलवॉर्म। एक्चुअल में एक इंसेक्ट होता है, डिजीज भी नहीं है ये। जो इंसेक्ट होता है वो कॉटन की क्रॉप्स को इन्फेक्ट कर रहा है। इस केस में ये एशिया में ही नेटिव है, जो कि अभी आपका यूएसए में भी पाया जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे यहाँ तो बीटी कॉटन यूज होता है, और बीटी कॉटन तो इंडिया में ये करीब करीब सारी जगह ये मिलता है। वो नेचुरल वाला था वो तो खत्म हो चुका है। तो क्या इसमें भी पिंक बोलवॉर्म आ जाता है? तो यस, ये खुद मॉन्सेंटो जो कंपनी है जिसने बीटी कॉटन को डेवलप किया उसने एक्सेप्ट किया है कि यस भाई इट कैन सेपरेट टू दैट। जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज है आपकी वो यही है कि फॉरेक्स स्वैप मैच्योरिटी बैंक्स गेट रेडी टू रिटर्न $5 बिलियन टू आरबीआई। एक्चुअल में सबका 5 साल पहले हुआ था या 3 साल पहले हुआ था, 2020 में हुआ था ये। तो इसमें जो स्वैप में होता ये है कि मान लो कि दो एंटिटीज हैं, एक ए है एक बी है। ये दोनों ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मालिक ये दोनों पर्सन है। तो होता क्या कि मेरे पास जो इकोनॉमिक टर्म्स में पैसा है उसको मैं रुपए में कह दिया, और जो दूसरे पर्सन के पास है उसको मैंने डॉलर में कह दिया। तो मैं कह दूंगा कि लेट टेक 5 ईयर टर्म, और
मेरा जो अभी के पास पैसा है मैं आपको दे देता हूँ इन डॉलर टर्म्स, यू विल गिव मी द प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसमें जो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाई वी वांट टू एक्सचेंज द मनी। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है हेजिंग ऑफ फंड्स। मेरे को लगता है कि भाई अगले आने वाले 5 साल में जो रुपए की वैल्यू है ना वो गिरेगी। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम अगर मैं इसको डॉलर के टर्म्स में कन्वर्ट करा लूँ अभी का अभी, एक तो $5 बिलियन मैंने मार्केट से उठा लिया है। अभी तो रुपए के टर्म में शॉर्ट टर्म में फॉल होगा, बट मेरे को लगता है कि अगर मैं 5 साल रखूंगा तो मेरे को एक जो मेरे $5 बिलियन फंड है उनकी वैल्यू ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, नॉट इन टर्म्स ऑफ रूबी। तो मैं उसको कन्वर्ट कराना चाहता हूँ डॉलर्स में। इसमें जो आपके वो होता है एक्सचेंज, वो प्रिंसिपल्स का होता है। जैसे कि 100 रुपीज लिए मैंने और मान लो कि ये 100 रुपीज इक्वल टू $1 है, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने मेरे को $1 पे कर दिया है। तो यहाँ पर खाली हमारा जो है ये आपका प्रिंसिपल है, खाली एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल होता है फर्स्ट स्टेज में। फिर आप फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, इन सब में आप इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। जो सा जिस पार्टी के अकॉर्डिंग करना चाहेगा वो सब एग्रीमेंट में, रुपए वाला डॉलर को कर सकता है, डॉलर वाला रुपए को कर सकता है, एज डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टी। उसको कहते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडिया श्रीलंका में हुआ था, वहाँ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट था ही नहीं, खाली एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल्स हुआ और 5 साल बाद एक्सचेंज ऑफ री एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल्स हो गया। इसमें एक ऑब्वियसली एक सेट टाइम लिमिट रहती है। और वाई फॉर एक्स स्वैप, तो ये हेजिंग ऑफ फंड्स होता है, या आपको भी समझा, प्रोटेक्शन होती है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई को मान लो कि अभी लग रहा है कि भाई अगर मैं अभी मनी रिलीज कर देता हूँ मार्केट में इन टर्म्स ऑफ रुपए, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी में रुपए में करता हूँ तो लिक्विडिटी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी अगर बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन क्या होगा आपका, बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन की रेट मेरे को थोड़ी सी इंक्रीज करनी है तो मैं आरबीआई क्या होगा, अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन जो उनको कहते हैं हम, उनके थ्रू आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाया, लिक्विडिटी से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो ये आपको सरप्लस में भी हो सकते हैं या फिर डेफिशिएंसी में भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप मेरे को ये ऑपरेशन वापस कराना होता है तो मैं डॉलर से ये रुपये में कन्वर्ट कराने के लिए इसका रिवर्स हो जाता है। अब जो एक एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट कोट है जाके इंडियन एक्सप्रेस में है, वो ये है, देर आर नो मिलिट्री सोल्यूशन, डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी आर द ओनली गारंटी ऑफ लास्टिंग पीस। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे, देर आर टू वॉर्स गोइंग ऑन, रशिया यूक्रेन एंड इजराइल पैलेस्टीन, या इजराइल गाजा स्ट्रिप बेटर है। तो इसमें आप कोट कर सकते हैं कि ओनली डायलॉग्स एंड कम्युनिकेशन आर द वे फॉरवर्ड बिकॉज दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स रहते हैं या फिर कोट्स रहते हैं, ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं।